नमस्कार विद्यार्थियों। ओ सदा नीरा। जब मैं ओ सदा नीरा बोलता हूं तो आपको सुनने में कैसा लगता है? मुझे तो ठीक वैसा ही जैसे कि मैं पुकारूं ओ देवी माँ या ओ प्रभु जी। यानी ओ संबोधन करने का एक तरीका है जो पूजनीय भावना को उच्चारित करता है। आज के पाठ में हम जो अध्याय पढ़ेंगे उसका शीर्षक यही है, ओ सदा नीरा। कौन है ये सदा नीरा जिसे लेखक पूजनीय मानते हैं? ये गंडक नदी के कई नामों में से एक नाम है। गंडक नदी वही जिसका स्रोत नेपाल में है और जो वहां से बहती हुई बिहार के पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सारण और मुजफ्फरपुर जिलों को पार करती हुई पटना पहुंचकर गंगा जी में मिल जाती है। इस लेख को हम गंडक की जीवनी के रूप में समझ सकते हैं। जब किसी व्यक्ति की जीवन कहानी कही जाती है तो बताया जाता है कि उसका जन्म स्थान कहाँ था, उसके जीवन में क्या क्या बदलाव आए, उसके जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन होता है। ठीक उसी तरह लेखक इस लेख में गंडक के जीवन और उससे सींची हुई धरती की गाथा सुनाते हैं। एक मनुष्य का जीवन तो 70, 80, 90 साल का होता है। बहुत दीर्घायु हुआ तो 100 पार कर लेता है। लेकिन नदी की जीवनी, नदी का जीवन तो हजारों साल तक रहता है। कुछ पन्नों में ही लेखक ने इस लेख में गंडक के लगभग 3000 साल की जीवन का वर्णन किया है, जो कि कोई आसान काम नहीं है। इस कार्य में लेखक अपनी अद्भुत प्रज्ञा का परिचय देते हैं। लेखक गंडक और उससे सिंचित धरती की गाथा बहुत विस्तार से सुनाते हैं। गंडक के जीवन को समझने के लिए उसे वे कई दृष्टिकोणों से देखते हैं: पर्यावरण, धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, अर्थशास्त्रीय, भूगोल, ये सब नजरिए अपनाते हैं और हम इनको एक एक करके समझाएंगे। लेकिन वह चर्चा शुरू करने से पहले आपको साहित्य, चाहे वो अंग्रेजी में हो, हिंदी में हो या किसी और भाषा में हो, इस साहित्य को पढ़ने का एक नुस्खा हम आपको बताना चाहते हैं। साहित्य की कोई भी रचना आप पढ़ें तो उसको पढ़ने में दो मूल पक्ष होते हैं। हमें यह समझना होता है कि उसमें क्या लिखा है और उसको कैसे लिखा गया है। क्या का मतलब, उसका वस्तु विशेष क्या है, उसमें किस बात का वर्णन है और हमें क्या सूचना मिलती है। और कैसे मतलब, भाषा का खेल क्या है, किस प्रकार के शब्द का इस्तेमाल किया गया है, किन प्रतिरूपों को, किन उपमाओं को या किन रूपकों का प्रयोग किया गया है। इस पाठ को समझने में हमको इन दोनों पक्षों का ध्यान रखना होगा। प्रमुख वस्तु विशेष तो है गंडक नदी और उससे जुड़ी हुई चंपारण की धरती। लेकिन इस प्रमुख विषय में समाये हुए हैं कुछ और संबंधित लघु वस्तु विशेष। पहला संबंधित वस्तु विशेष है पर्यावरण। लेख की शुरुआत होती है नदी और धरती के बदलते हुए रूप से। इस क्षेत्र का रूप कुछ वैसे ही ढंग से बदलता है जैसे कि मनुष्य का रूप आयु के साथ, बढ़ती हुई आयु के साथ बदलता है। बचपन में व्यक्ति किलकिलाता है, फुदकता है, लेकिन वही आदमी बुढ़ापे में सिकुड़ा हुआ सा दिखता है। अगर किसी व्यक्ति के साथ कुछ दुखद घटनाएं हुई हो, जैसे युद्ध में उसने बहुत हिंसा देखी हो या उस पर किसी ने कोई घातक हमला किया हो, तो हो सकता है वो पहले ही सहम जाए, डर जाए, उसका हंसना किलकिलाना बंद हो जाए, अपने साथ किए हुए अन्याय पर उसको कुछ नाराजगी भी होगी, वह अपना क्रोध भी प्रकट करना चाहेगा। लेखक के अनुसार गंडक नदी के साथ भी ऐसा ही हुआ है। गंडक और उसके आसपास के क्षेत्र पर किसी एक अपराधी या शत्रु सेना ने वार नहीं किया, बल्कि उसको हुई हानि के लिए पूरा मनुष्य समुदाय जिम्मेदार है। खेती की जमीन जुटाने के लिए हजारों वर्ष से पेड़ को मनुष्य काटता रहा। बिना जड़ों के जाल के मिट्टी खिसकती गई और उसकी जगह बालू भर गया। पहले जब पेड़ थे तो बरसात के मौसम में विभत्स बाढ़ नहीं आती थी।
पेड़ों के काटने के बाद नदी का पानी को रोकने का प्राकृतिक तरीका खत्म हो गया और बाढ़ ने भयानक रूप ले लिया। 1960 के वर्ष की आई हुई बाढ़ को लेखक विशेष रूप से याद करते हैं। पर्यावरण के साथ हुई ज्यादती का वर्णन करते हुए वे कहते हैं, घना जंगल था और वृक्षों की जड़ों में पानी रुका रहता था। बाढ़ आती थी पर इतनी प्रचंड नहीं। पिछले 607 साल में महावन, जो चंपारण से गंगा तक फैला हुआ था, कटता चला गया, ऐसे ही जैसे अनगिनत मूर्तियों का भंजन होता गया। वृक्ष भी प्रकृति देवी वंश्री की प्रतिमाएं हैं। वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इस आखिरी वाक्य पे ध्यान दीजिए। धर्मांध मानव यानी वो व्यक्ति जिसे सही और गलत का ज्ञान ना हो, जो गलत काम करने पर भी जरा भी नहीं हिचकिचाता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि सही काम करना कितना आवश्यक है। दूसरा, वसुंधरा भोगी मानव यानी वो इंसान जो पृथ्वी की सारी संपदा को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। लेखक के अनुसार ये दोनों बातें एक ही सोच के दो हिस्से हैं, यानी जो प्राकृतिक संपदा को स्वार्थी ढंग से सिर्फ अपने लिए भोग करना चाहता है, वो अधर्मी मनुष्य है। लेखक के अनुसार मनुष्य के लालच की वजह से ही गंडक और पास के क्षेत्र की बर्बादी हुई। आइए अगले प्रसंग की बात करते हैं, जो है गंडक की धरती का धार्मिक परिप्रेक्ष्य। 2500 साल पहले गौतम बुद्ध यहां उपदेश देने आते थे। गंडक के किनारे पर कई बौद्ध तीर्थ स्थल हैं, कुशीनगर, लौरिया, नंदनगढ़, अरेराज, केसरिया, चानकीगढ़ और वैशाली। लेखक भगवान बुद्ध के लिए तथागत नाम का भी प्रयोग करते हैं। तथागत शब्द पाली और संस्कृत भाषा से लिया गया है। इसके दो अर्थ हैं, जो अभी आया और जो अभी गया। बुद्ध भगवान अपने शिष्यों से बात करते समय मैं, मुझे, मेरा ये सर्वनाम इस्तेमाल करने की जगह अपने आप को तथागत कहकर सूचित करते थे। इसका तात्पर्य यह था कि वो जिस पर समय की कोई पकड़ नहीं है, वो बीता हुआ कल भी है और आने वाला कल भी। यही बात गंडक नदी पर भी लागू होती है। हजारों साल पहले भी वो बह रही थी और हजारों साल बाद भी वो बहती रहेगी। हालांकि गौतम बुद्ध ने प्राण त्यागे, परंतु उनके विचार आज भी जीवित हैं। ये माना जाता है कि बुद्ध भगवान को प्राण त्यागने के बाद निर्वाण की प्राप्ति कुशीनगर में हुई थी। यहां पर तथागत के शरीर को भस्म किया गया था। कुशीनगर में प्राण त्यागने की अवस्था में बुद्ध भगवान की एक विशाल और प्राचीन मूर्ति है, जो लगभग 1000 साल पुरानी है। लेखक इस मूर्ति की भव्यता का भावुक वर्णन देते हुए कहते हैं, जिस स्थान पर कुशीनगर के निवासियों ने तथागत के शरीर को भस्म किया था, वहां एक ध्वस्त स्तूप खड़ा है। तथागत की भस्म के ऊपर गंडक नदी के आसपास अनेक स्तूप बने, अनेक स्मारक बने। गंडक के पूर्वी तट पर बिहार में नंदनगढ़ का विशाल स्तूप प्राचीन स्थापत्य की अभूतपूर्व कृति है। इसका मुकाबला जावा के बरबदूर का मंदिर ही कर सकता है। अब आते हैं लेखक के अगले दृष्टिकोण पे, ऐतिहासिक। चंपारण में रामपुरवा नाम के पुरातत्व स्थान पे 150 साल पहले प्राचीन समय के तत्व मिले। इनमें सम्राट अशोक के समय के दो अद्भुत स्तंभ भी थे। एक स्तंभ का शिखर आज राष्ट्रपति भवन में सुसज्जित है। रामपुरवा से थोड़ी दूर लौरिया में सम्राट अशोक का एक और स्तंभ है। लेखक के अनुसार ये अशोक के स्तंभों में सर्वाधिक सुंदर है। ऐतिहासिक चर्चा को आगे बढ़ाते हुए लेखक बताते हैं कि 12वीं शताब्दी में, यानी कुछ 800 साल पहले, दक्षिण भारत के चालुक्य साम्राज्य के सेनापति विजय यात्रा पर चंपारण आए थे और यहीं बस गए। इस तरह नान्यदेव ने
गंडक के किनारे चंपारण में कर्नाट वंश की स्थापना की। यह साम्राज्य करीब 125 साल चला। जब गयासुद्दीन ने आक्रमण किया, उस समय के कर्नाट राजा हरि सिंह नेपाल भाग गए और उनके वंश का आधिपत्य खत्म हो गया। उनके पलायन का वर्णन लेखक इस प्रकार से करते हैं। विशाल आक्रमणकारी सेना जंगल के किनारे खड़ी थी। हरि सिंह देव का दुर्ग वन की गहराई में निश्चल छिपा हुआ था। वह घना वन मजबूत और मोटी प्राचीरों से अधिक दुर्भेद्य जान पड़ा। सुल्तान घोड़े से उतरा और तलवार से उसने एक विशाल वृक्ष के तने पर आघात किया। उसके गिरते ही बिजली सी दौड़ गई उसके सैनिकों में और हजारों तलवारें घने वन के वृक्षों पर टूट पड़ी। देखते ही देखते जंगल के बीच राह खुलती चली गई। हरि सिंह देव का गढ़ अपना घोंसला खो बैठा और उन्हें नेपाल भाग जाना पड़ा। इतिहास का रास्ता अब संस्कृति की तरफ मोड़ते हुए लेखक हमें बताते हैं, इसी दौरान यानी सन 1200 से सन 1400 के बीच थारू लोग यहां आकर बसे। लेखक मानते हैं कि वे राजस्थान के थार रेगिस्तान के मूल निवासी थे। आधी शताब्दी बाद अंग्रेजों के राज्य में धांगड़ों को नील की खेती में मजदूरी करने के लिए लाया गया। धांगड़ लोग छोटा नागपुर पठार के आदिवासी समूह ओरांव, मुंडा, लोहार वगैरह के वंशज हैं। इनके काम पर ही इस समूह का नाम पड़ गया। ओरांव भाषा में धांगड़ शब्द का अर्थ है भाड़े का मजदूर। अपनी मातृभूमि से बिछड़ने का दुख धांगड़ समूह के लोकगीतों में सुनाई देता है। दक्षिण बिहार से भुइया लोग भी नील की खेती के लिए लाए गए थे। नील के खेतों की व्यवस्था देखने के लिए अंग्रेज अफसर भी चंपारण में रहते थे। इस प्रकार गंडक नदी इस धरती पर अनेकानेक भाषाओं और संस्कृतियों का संगम बन गया। भोजपुरी के अलावा मधेसी और ओराव भाषाएं सुनने में आई। थारू सीख की रंग बिरंगी टोकरियों की कला लाए और धांगड़ अपने खास लोकगीत और नृत्य। लेखक एक थारू प्रथा पर मुग्ध हो जाते हैं। इस रीति के अनुसार नववधु अपने वर के लिए एक सुसज्जित टोकरी में कलेवा नाश्ता रखकर उन्हें देने खेत पर ले जाती है। इसी तरह के अनेक रीति रिवाज को चंपारण की भूमि ने शरण दी थी, उन्हें जीवित रखा था। 250 साल और आगे बढ़िए तो 20वीं सदी में पहुंच जाएंगे, जब पूर्वी बंगाल से शरणार्थी आकर यहां बस गए। इस मिश्रित संस्कृति को लेखक इस प्रकार अंकित करते हैं। आने वालों का तांता बंधा ही रहा है। आक्रमणकारियों से त्रस्त राजकुल के वंशज, आजीविका के खोजी आदिवासी और हरिजन मजदूर, उर्वरा भूमि में संप्रदा प्राप्त करने के अभिलाषी पछाही जमींदार तथा वे गोरे साहब जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के इस अज्ञात से कोने में अपना निजी वैभवशाली साम्राज्य स्थापित कर रखा था, सभी को आश्रय दिया इस भूमि ने। थारुओं की अनुपम गृह कला, धांगड़ों का नर्तन, पूर्वी बंगाल के पुनर्निर्वासित किसानों का करुण कीर्तन, भिन्न भाषाओं, भिन्न रहन सहन के ढंग के एक जगह पर आकर मिलने को लेखक इतिहास की कीमाई प्रतिक्रिया कहते हैं। कीमाई शब्द का अर्थ है रासायनिक। जैसे रसायन शास्त्र में कई अलग तत्व को प्रयोगशाला में मिलाने से एक नया तत्व बनता है, वैसे ही चंपारण में अलग संस्कृतियां मिलकर एक नई मिश्रित संस्कृति बनाती है। संस्कृत से बात चलती है अर्थव्यवस्था की ओर। अंग्रेजी राज और जमींदारों की साझेदारी में हुए किसान और खेतिहर मजदूर के उत्पीड़न की। अंग्रेजी ठेकेदारों ने नील की खेती से खूब कमाई की। इन्हें लेखक नीलह साहब कहकर पुकारते हैं और जिस व्यवस्था से इन्होंने धरती और मजदूर की संप्रदा को लूटकर उसका नाम था तिनकठिया। इसके अनुसार हर 20 कट्ठा खेत में 3 कट्ठा खेत पर किसानों से जबरदस्ती नील की खेती कराई जाती थी।
इन्हीं नीले साहबों में एक एमन साहब का रवैया के बारे में लेखक इस लेख में ये जानकारी देते हैं। अमोलवा कोठी के साहब का नाम था एमन। भीषण आतंक था एमन साहब का। किसी भी रैयत की झोपड़ी में आग लगा देना, किसी को जेल में ठूंस देना, यह सब रोज का काम था। तत्कालीन शासन नील्हे गोरे के हाथ का पुतला था। अंग्रेजी हुकूमत जिन किसानों से सीधे कर लेती थी, उन्हें रैयत कहा जाता था। कर के अलावा रैयत से और तरह से पैसे वसूल किया जाता था। यदि कोई नीला साहब बीमार पड़ता तो इलाज का खर्च रैयत उठाता। यदि रैयत के घर पर कोई उत्सव होता तब नीले साहब को नजराना भेजना पड़ता। जिस रास्ते नीले साहब की सवारी निकलती वहां हिंदुस्तानी अपने जानवर नहीं ले जा सकता था। शासन ने नदी पुल नहीं बनने दिया जिससे दक्षिण बिहार के बागी विचार चंपारण तक न पहुंच पाए। लेकिन होनी को कोई रोक नहीं सका और चंपारण 1917 के सत्याग्रह की भूमि बनी। तो अब हम लेख के अगले वस्तु विशेष पे आते हैं, यानी राजनीति। लेख में इस सत्याग्रह का तो वर्णन नहीं है, लेकिन जिनके नेतृत्व में नील के किसानों ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बगावत की, यानी महात्मा गांधी, उनका चंपारण से क्या संबंध रहा है, उसकी विस्तृत जानकारी दी गई है। गांधी जी ने ग्रामीण बच्चों की शिक्षा के लिए 3 आश्रम विद्यालय स्थापित किए, भड़हरवा, मधुबन और भितिहरवा में। विद्यालयों के संचालन के लिए गुजरात और महाराष्ट्र से कार्यकर्ता और अध्यापक लाए। स्वयं कस्तूरबा गांधी भी भितिहरवा आश्रम में रहीं। लेखक हमें गांधी जी के शिक्षा संबंधी विचारों से अवगत कराते हुए बताते हैं, जीविका के लिए जो बच्चे नए साधन सीखना चाहते हैं उनके लिए औद्योगिक शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। इरादा यह नहीं है कि शिक्षा पा लेने के बाद ये बच्चे अपने वंशगत व्यवसायों को छोड़ दें। जो ज्ञान वे स्कूल में प्राप्त करेंगे उसका उपयोग खेती और ग्रामीण जीवन को परिष्कृत करने में होगा। भितिहरवा में लेखक की मुलाकात श्री पुंडलिक जी से होती है, जिन्हें बच्चों को पढ़ाने के लिए गांधी जी ने महाराष्ट्र से बुलाया था। पुंडलिक जी 1917 के आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाए थे। जब लेखक उनसे मिलते हैं तो पुंडलिक जी वृद्धावस्था में हैं, लेकिन अभी भी तेजस्वी व्यक्तित्व, बलिष्ठ शरीर और दबंग आवाज के वे स्वामी हैं। थे तो वे अध्यापक, लेकिन उनमें सैनिक जैसी निर्भीकता थी। आंदोलन के समय एक दिन एमन साहब, वही झोपड़ियों को जलाने वाला, निर्दोष किसानों को जेल में ठूसने वाला नीला साहब एमन, पुंडलिक जी के आश्रम में आया। कायदा उस समय यह था कि जब साहब आए तो गृहपति उसके घोड़े की लगाम पकड़कर उसका स्वागत करे। लेकिन पुंडलिक जी ने अपनी कक्षा से बाहर निकलने से इनकार कर दिया। वे बोले उसे आना है तो वो खुद यहां आए। लेखक कहते हैं, पुंडलिक जी जो निर्भीकता गांधी जी से सीखे थे, यही निर्भीकता वो गांव वालों को आगे सिखाए। तो अब तक हमने लेख के 6 दृष्टिकोणों की बात की है: पर्यावरण, धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, अर्थशास्त्रीय और राजनीतिक। अब मैं आपको एक सुझाव देना चाहूंगा। कॉपी पेन ले आइए और इन 6 विषयों पर 2-2 लाइन आप अपने आप लिखिए। अगर न लिख पाए तो इस वीडियो को आप एक बार और देखिए और यह काम पूरा कीजिए। इससे आपको सेशन में बताई हुई बातें अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगी। वीडियो का यह भाग यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में बाकी 2 दृष्टिकोणों की बात करेंगे। लेख में भाषा का प्रयोग, उस पर चर्चा करेंगे और यह भी जानेंगे कि कौन थे ये लेखक जिन्होंने गंडक नदी और चंपारण, जिनको इतना लगाव था इन दोनों से कि उन्होंने इस पर इतना विस्तृत लेख लिखा।